आपको लीनियर इक्वेशंस दिया जाएगा 2 वेरिएबल में या 3 वेरिएबल में, और कहा जाएगा कि इसको मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व करें। पहले मैं 2 वेरिएबल्स वाली बात करूँ। जैसे मान लो आपसे ये सॉल्व करने के लिए कहा गया, सॉल्व a1x प्लस b1 c1 a2x 2y से हमें इसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स की मदद से, यानी x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये तो नंबर्स हैं, कांस्टेंट्स हैं। x एंड y 2 वेरिएबल हैं जो हमें फाइंड करना है। तो हम करते क्या है, ध्यान से समझेंगे। 3 मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। एक मैट्रिक्स हम फॉर्म करेंगे A, इसके पहले रो में लिखेंगे a1 b1, दूसरे रो में लिखेंगे a2 b, यानी x एंड y के कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। जो x एंड y के कोफिशिएंट्स हैं उसका मैट्रिक्स बनाते हैं। पहले रो में ये दोनों a1 b1, दूसरे रो में a2 b2। ध्यान दें कोफिशिएंट्स विद साइन लेना है। जैसे यहाँ पे सपोज 2y होगा तो b1 की जगह पे 2y होगा, अगर -2y होगा तो b1 की जगह पे -2, या यहाँ पे सपोज ये x प्लस y होगा तो b2 क्या हो गया 1 होगा, अगर x माइनस y होगा तो b2 क्या होगा -1। कोफिशिएंट जो लोग हैं विद साइन लोग। उसके बाद एक मैट्रिक्स हम बनाएंगे x और इसमें दोनों वेरिएबल्स को रखेंगे x एंड y, एंड देन एक मैट्रिक्स बनाएंगे b, इसमें दोनों कांस्टेंट्स को रखेंगे। जो राइट साइड पे 2 कांस्टेंट हैं c1 एंड c2, कॉलम मैट्रिक्स। अब बहुत इजीली चेक करके देख सकते हैं कि अगर हम a और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें b मिलेगा। a और x मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो b के इक्वल हो जाएगा। ये देख लो, मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहले रो को पहले कॉलम पे रखोगे तो क्या मिलेगा आपको a1x प्लस b1y, वो तो c1 के इक्वल है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या मिलेगा a2x प्लस b2y, वो c2 के इक्वल है। दैट मींस कि अगर ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके इक्वल हो जाएगा। बोलो होगा, अरे बोल भी दो। अब अगर a का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, देन हम x लिख सकते हैं a इनवर्स b, जो आज सीखा है उसकी मदद से। उधर ले जाएंगे तो x क्या हो जाएगा a इनवर्स b। अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। 0 होगा तो क्या करेंगे वो बात की बात है। अगर 0 नहीं है तो फिर x को हम लिख देंगे a इनवर्स b, और फिर जैसे भी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था a इनवर्स निकालेंगे और b से मल्टीप्लाई, यानी इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालोगे और उसको b से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये जो मैट्रिक्स निकल कर आएगा वही मैट्रिक्स x बन जाएगा। इसमें जो 2 एलिमेंट होंगे वही x और y होंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, जो इसमें 2 एलिमेंट होंगे वही x और y की वैल्यू होंगे। पहला वाला एलिमेंट x होगा, दूसरा वाला एलिमेंट y होगा। जैसे लिखिए क्वेश्चन, सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स, सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स। x minus 2y is equal to 3 and 2x plus y is equal to, इसको सॉल्व करो मैट्रिक्स।
हो गया सभी को? क्या बोल रहे हो? ये स्कूल वाले पूछेंगे ना आपसे, स्कूल वाले बोर्ड वाले पूछेंगे, ऐसे निकाल दोगे मार्क्स ही नहीं देंगे। क्या कर लें? वो डिटरमिनेंट मेथड है, अगर मैट्रिक्स मेथड लिखा हुआ तो उससे भी मार्क्स नहीं देंगे, इसी से मार्क्स देंगे। देखते हैं, हो गया सभी का? रिया हो रहा है? देखो इधर, सबसे पहले तो आप मैट्रिक्स ए लिखो, पहले रो में 1 - 2, दूसरे रो में 2 1, देन मैट्रिक्स एक्स जिसमें दोनों वेरिएबल्स, देन मैट्रिक्स बी इसमें 3 and -4। समझो इधर, ध्यान से समझो। ये तो क्लियर है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है 1 + 4, यानी क्या है ये 5 है, यानी 1 + 4। अगर 0 हो जाएगा क्या करेंगे वो अभी आगे देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिख देंगे a × x = b, तो x की वैल्यू हो जाएगी a इनवर्स, तो x हो गया a इनवर्स b के इक्वल। नाउ x a इनवर्स को हम क्या लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a × b। ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 5 है तो अलग लिख दिया 1/5। नाउ एडजॉइंट ऑफ a लिखो, a का एडजॉइंट, तो 1 का कोफैक्टर 1, -2 का कोफैक्टर -2, 2 का कोफैक्टर 2 और 1 का कोफैक्टर 1। इसका ध्यान रहे, ट्रांसपोज लेना ना भूलें, ट्रांसपोज एंड देन मल्टीप्लाइड बाय b। b क्या है 3 - 4। तो अब हमें x मिलेगा, ध्यान दोगे इधर 1/5 ट्रांसपोज ले रहे 1 - 2 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 4 से। जो बाहर 1/5 है इसको तो अभी सही रहने दिया, मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे रखो, दोनों डिटर्मिनेंट दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आ रहा है 3 - 8 या -5, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -6 - 4 -10, 5 से अंदर डिवाइड कर दो तो ये हो गया -1 एंड -2, यही एक्स वाई हो गया, यानी x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -2, तो x -1 के इक्वल है, y -2 के इक्वल। जो इसमें दो एलिमेंट है वही x एंड y है। ठीक, अगर ऐसे 3 वेरिएबल में गिवन होगा, 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन, मान लो ये गिवन, सपोज आपको ये सॉल्व करनी है, a1x + b1y + c1z is equal to a2x + b2y + c2z, a3x + b3y + c3z। 3 वेरिएबल में 3 लीनियर इक्वेशंस होंगे और आपसे कहा जाएगा इसको मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व करें। सेम उसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर देंगे, बस यहाँ पे अब चूंकि 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन है, तो जो हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे वो 3/3 मैट्रिक्स लिखेंगे। पहले रो में a1 b1 c1, दूसरे रो में a2 b2 c2, तीसरे रो में a3 b3 y z के कोफिशिएंट्स हैं वो लिखना है। पहले रो में a1 b1 c1, दूसरे में a2 b2 c2, तीसरे में a3 b3। देन एक कॉलम मैट्रिक्स x जिसके अंदर तीनों वेरिएबल्स लिख देना है x y z, और देन एक कॉलम मैट्रिक्स b जिसके अंदर तीनों कांस्टेंट लिख देने हैं राइट साइड वाले d1 d2 d3। और यहां भी आप देख सकते हैं कि अगर a और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो b बनेगा,
क्योंकि आप ए और एक्स को मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे रखोगे तो आएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z जो d1 के इक्वल है। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम पे रखोगे a2x प्लस b2y प्लस c2z वो d2 बनेगा। और फिर वैसे ही हम कह देंगे कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट जीरो देन x हो जाएगा a इनवर्स b। तो वही काम करेंगे, सिर्फ यहाँ मेहनत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि अब हमारे पास थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ए इनवर्स निकालेंगे, बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए इनवर्स को जब आप बी से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप ही आपको एक कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें 3 एलिमेंट होंगे। वो जो 3 एलिमेंट होंगे वही एक्स वाई जेड होंगे, पहला एक्स, दूसरा वाई और तीसरा जेड। जैसे लिखिए क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम यूजिंग मैट्रिक्स। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम यूजिंग मैट्रिक्स। x minus 2y plus 3z is equal to 4. x plus z is equal to 1. 2y minus z is equal to 3. जिसमें एक वेरिएबल मिसिंग है वो समझो 0 है। जैसे इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 0y प्लस z, इसको लिख सकते हैं 0x प्लस 2y माइनस z। सॉल्व कीजिए।
सयान है या साइन है? साइन मतलब क्या होता है? मतलब नहीं। बेइज्जती कर देते हैं। कौन कर देता है? और कोई क्या? तू ढूंढ ही लेगा जाके गूगल पे। आज तो गूगल पे ढूंढ ही लेगा कुछ। फिर मिल जाता। जाविन, जाविन समझ में आ रहा है? निकल रहा है थोड़ा थोड़ा? पढ़ लो थोड़ा, आज जाके पढ़ लेगा। हो गया? हो गया सभी का? देखो, अगर ना समझ में आया किसी को तो फिर से समझो एक बार। सबसे पहले तो आप लिखो मैट्रिक्स ए में लिखेंगे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स। पहले रो में इधर देखो जाविन, पहले रो में 1 -2 3, दूसरे रो में 1 0 1, तीसरे रो में 0 2 एंड -1। ये ए। देन वी हैव अ मैट्रिक्स एक्स जिसमें तीनों वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, और फाइनली एक मैट्रिक्स बी जिसमें तीनों कांस्टेंट्स राइट साइड वाले 4 1 3, और उसके बाद कर देंगे कि ए और एक्स का प्रोडक्ट बी है। तो एक्स होना चाहिए ए इनवर्स बी, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो। और उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ए का डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट देखो, अगर हम इसे एक्सपैंड कर दें पहले वाले कॉलम से, चूंकि पहले वाले कॉलम में एक 0 मिलेगा, तो 1 का कोफैक्टर आ रहा है, 1 के साथ होगा 0 -2, तो 1 के साथ -2। देन -1 के साथ, कॉलम से एक्सपैंड कर रहा हूं, फर्स्ट वाले कॉलम से, -1 के साथ होगा 2 -6, 2 -6 यानी -4, तो ये हो गया -2 + 4 यानी चेक कर लोगे, सही है? बोल भी दो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 के इक्वल है। और अब हम लिखेंगे x को, ए इनवर्स को एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 है तो ये हो गया हाफ एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पे 2 रख दिया, तो हाफ एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी। और अब लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, हाफ एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब है आपको एक का कोफैक्टर निकालना है सारा। तो 1 का कोफैक्टर, ये वाली मैट्रिक्स पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसके कोफैक्टर निकाल रहा हूं सभी के। तो 1 का कोफैक्टर हो गया 0 -2, देन -2 का कोफैक्टर, रो वाइज चल रहे हैं, -2 का कोफैक्टर है -1 -0, -1 लिखेंगे +1। 3 का कोफैक्टर है 2, दूसरे रो में 1 का कोफैक्टर है 2 -6, 2 -6 यानी -4 लिखेंगे +4। 0 का कोफैक्टर -1, ठीक बोल रहा। देन 1 का कोफैक्टर है 2 लिखेंगे -2,
तीसरे वाले रो में चलते हैं। 0 का कोफैक्टर ये है -2, 2 का कोफैक्टर 1 -3, 1 -3 -2 लिखा जाएगा +2, और फाइनली -1 का कोफैक्टर है 2, इसका ट्रांसपोज, एंड देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ। बोलो सही है। अब आते हैं यहाँ पे x हो गया हाफ, वो इनफैक्ट हाफ तो बाहर ही छोड़ दिया, ट्रांसपोज लिखा -2 1 2 4 -1 -2 -2 2 and 2, और इसको मल्टीप्लाई करना है b के साथ। b क्या था? b था हमारा 4 1 3। ध्यान दोगे जब ये हो गया हाफ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे रखोगे तो ये बनेगा -8 +4 -6, -8 +4 -6 तो बन गया -10। ठीक है। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम पे रखेंगे तो 4 -1 +6 9, और थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम पे रखेंगे तो 8 -2 और +6 तो हो गया 12। 2 से डिवाइड कर दिया अंदर तो ये है -5 9/2 and 6। तो ये x y z है। x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 9/2, z की वैल्यू 6। थोड़ा कोफैक्टर निकालते वक्त कंसंट्रेशन बनाए रखा करें, जो किसी में गलती होगा। साइन का गलती सबसे हो जाता है, मुझसे भी हो जाता है, तो थोड़ा कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो आसान चीज़ है, सिर्फ कंसंट्रेट करके करोगे कि साइन की गलती ना हो जाए। लेकिन ये तो तब हुआ जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं था। अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए, वैसे जो ये कॉन्सेप्ट है ये 4 वेरिएबल के लिए भी एक्सटेंड हो सकता है, 5 वेरिएबल के लिए, इन जनरल किसी भी वेरिएबल पे, लेकिन ऑब्वियसली लेंथी होता जाएगा तो आपसे 3 वेरिएबल से ऊपर पूछा नहीं जाएगा। अब देखते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए तब क्या करेंगे। तो ये रिजल्ट्स आपको याद रखने, और ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। जेईई में खूब सवाल आते हैं इन पे, हर साल ऑलमोस्ट एक सवाल इसी पे बेस्ड रहता है। कभी भी आप लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम देख रहे हो, चाहे 2 वेरिएबल में हो या 3 वेरिएबल में, इक्वेशन तो आप वही लिखते हो ax = b। तो इक्वेशन आप क्या लिखते हो? ax = b। a किसको कहते हैं? जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होता है। x कहते हैं जो वेरिएबल का मैट्रिक्स होता है, वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स। और b जो कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स होता है, राइट साइड पे जो कांस्टेंट होते हैं उसके। अगर 2 वेरिएबल में होगा तो a 2/2 होगा, x 2/1 होगा और b 2/1 होगा। अगर 3 वेरिएबल का होगा तो ये 3/3 है, x 3/1 है और b 3/1। तो हमने क्या कहा? सबसे पहली बात तो हमने ये कहा कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, देन x को हम लिख देते हैं a इनवर्स b। और वैसे केस में हमने देखा कि x y z की यानी वेरिएबल की एक यूनिक वैल्यू मिलती है, सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलता है। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तो सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ओनली वन सॉल्यूशन होगा, एक्स वाई जेड की एक एक वैल्यू मिलेगी। तो लिख लो, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 देन द सिस्टम हैज a unique solution। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ओनली वन सॉल्यूशन। अब आते हैं, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा फिर क्या करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है एंड, तो वैसे केस में इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो हम ए इनवर्स ना फाइंड करके एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे सिर्फ।
एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई। वैसे आप क्या करते हैं, एक्स को लिखते ए इनवर्स बी, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वैसे केस में आप इनवर्स को भूल जाए, एडजॉइंट ऑफ ए और बी मल्टीप्लाई करें। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये 0 मैट्रिक्स नहीं बनता, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर आप कहोगे कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब है सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू नहीं है, देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। तो फिर करने की जरूरत ही नहीं, आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालो, अगर वो 0 नहीं आ रहा है तो आप कह दो कि सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं, यानी ऐसा कोई एक्स वाई जेड नहीं होगा जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करे। और लास्ट, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 है, देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। Infinitely many solutions. ना पहले वाले केस के तो आपने 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, 2 वेरिएबल में भी और 3 वेरिएबल में आपने देखा कि एक्स वाई जेड की एक यूनिक वैल्यू मिलती है। सेकंड वाले केस में आपको सेम वही चीज अपनानी है, सिर्फ ये करना है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तो इनवर्स तक नहीं जाएंगे, हम एडजॉइंट ऑफ ए पे रुक जाएंगे और एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 मैट्रिक्स नहीं बनता, 0 मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिसके सारे एलिमेंट 0, अगर 0 मैट्रिक्स नहीं बनता है तो हम स्ट्रेट अवे कह देंगे कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 बन जाता है तो फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। और ये कैसे लिखेंगे, अगर मान लो हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस लिख के दिखाना हो तो इसको कैसे लिख के दिखाएंगे, तो देखते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला केस कैसे लिखेंगे। लिखिए क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। Solve the following system. ये सॉल्व करो के यहाँ पे -y कर दो। सपोज ये सॉल्व करना है तो वैसे ही आपने 3 मैट्रिक्स बनाया, पहले तो लिखा A 1 - 2 3 पहले रो में, दूसरे रो में 2 1 - 1, तीसरे रो में 3 - 1 एंड 2। देन एक कॉलम मैट्रिक्स X जिसमें तीनों वेरिएबल्स X Y Z, देन एक मैट्रिक्स P इसमें तीनों कांस्टेंट्स 4 - 2 एंड +2। फिर वैसे ही लिखेंगे कि अगर A और X का प्रोडक्ट लें तो ये B बनेगा, और ये आप घर पे बैठ के चेक करके देख लोगे कि इस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है और एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 है। या अपने घर पे बैठ के आराम से करके देख लोगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 आएगा। तो हम कहेंगे कि सिस्टम के इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। द सिस्टम हैज infinitely many solutions। वैसे मैंने बिना किए हुए ये कैसे कर दिया कि आएगा ही आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 आएगा, ऐसा क्यों?
एक्चुअली जो मैंने 3 इक्वेशंस ली हैं वो इंडिपेंडेंट इक्वेशंस नहीं ली हैं, डिपेंडेंट ली हैं। जो ये 2 इक्वेशन से इन्हीं को ऐड कर दो तो तीसरा बनता है, देख लो इनको ऐड कर दो तो 3x माइनस वाई एंड 2z। तो इफेक्टिवली हमने 2 ही इक्वेशन लिया, तीसरा इक्वेशन इसी से निकल रहा है। तो एक्चुअल में हम कहें तो इसमें हमने 2 इक्वेशन लिया और 3 वेरिएबल है। तो अगर नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हो इक्वेशन से तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा ही होगा, क्योंकि इफेक्टिवली आपके पास 2 ही इक्वेशन है जबकि वेरिएबल 3 है। वैसे इनफाइनाइटली मैनी एक्स वाई जेड होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अब वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस लिखेंगे कैसे, अगर इसको लिख के दिखाना तो लिखने का तरीका क्या, ये सुनिए। हम क्या करेंगे कि जो हमारे 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, इनमें से किसी एक को के सपोज कर लेंगे, किसी को भी, से हमने जेड को के बोल दिया, लेट जेड इज के, वेयर के इज एनी नंबर, के यहां पे नंबर है। उसके बाद हमारे पास जो 3 इक्वेशन है उनमें से किसी 2 इक्वेशन को लेंगे, तीनों लेने की जरूरत नहीं है, 3 में से किसी 2 को। जैसे हमने फर्स्ट 2 को ले लिया सपोज, तो फर्स्ट वाले से आ जाएगा x माइनस 2y की वैल्यू माइनस 3k प्लस 4, z को तो k रख दे रहे, और 2x प्लस y की वैल्यू k माइनस 2, तो x माइनस 2y हो गया माइनस 3k प्लस 4, और 2x प्लस y हो गया k प्लस 2। देखिए यहां पे आपने क्या किया, z को रख दिया k इसमें और z को k रख दिया, तो x माइनस 2y ये उधर चला जाएगा, माइनस 3k प्लस 4, 2x प्लस y k माइनस 2। मैंने गलत लिख दिया, k प्लस 2 लिख दिया मैंने, k माइनस 2। और अब आपका काम सिर्फ ये है कि इन दोनों को सॉल्व करके x और y निकाल दो। तो अगर इनको सॉल्व कर दें हम, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5x 4x एंड x, ये बन जाएगा माइनस 3k प्लस 2k, माइनस k 4 तो खत्म हो गया, तो x की वैल्यू हो गई माइनस k बाई 5। इस x की वैल्यू को किसी एक में रख दें, इन दोनों में से किसी एक में, मान लो x की वैल्यू यहां रख के रखी, तो क्या बन गया ये माइनस 2k बाई 5 प्लस y k माइनस 2। तो यहां से y आ जाएगा k प्लस 2k बाई 5 माइनस 2, तो y मिल गया यहां से 7k बाई 5 माइनस 2। इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारा फाइनल आंसर है वो ये हो गया। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, x की वैल्यू माइनस k बाई 5, y की वैल्यू 7k बाई 5 एंड z को हमने k बोला ही था, वेयर k एनी नंबर, k इज एनी नंबर। तो ये आपका फाइनल आंसर है। और चूंकि आप कह रहे हैं कि k एनी नंबर है, तो ये कोई 1-2 सॉल्यूशन नहीं है, ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। यानी हम k को कुछ भी रख देंगे, हमारे तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे। जैसे अगर हम k को 0 रख देंगे तो x होगा 0, y होगा माइनस 2, z होगा 0। आप रख के देखो, तीनों सेटिस्फाई होगा। अगर आप x की जगह पे 0, y की जगह पे माइनस 2, z की जगह पे 0 रख के देखो, तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे। ऐसे ही अगर हम k को 1 रख देंगे तो x होगा माइनस 1 ओवर 5, y होगा 7 ओवर 5 माइनस 2, यानी हो गया माइनस 3 ओवर 5, और z हो जाएगा 1। k को 1 रखना, आप रख के देखोगे तीनों इक्वेशंस सेटिस्फाई होंगे। ऐसे ही k को 2 रखोगे तो 3 वैल्यू मिलेंगी x y z की, एक वो सेटिस्फाई करेंगे तीनों इक्वेशन। यानी हम k की जगह पे कुछ भी रख के देख लें, जो हमारे तीनों इक्वेशन थे वो सेटिस्फाई हो रहे हो। तो यही हो गया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन लिखने का तरीका। और ध्यान रहे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस लिखने का तरीका यूनिक नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने z को k बोला है तो आंसर ऐसा दिख रहा है, हो सकता है आप x को k बोलोगे और y और z निकालोगे तो आपका आंसर ऐसा नहीं दिखेगा, फिर x की वैल्यू k दिखेगी, y और z कुछ और दिखेगा। अगर आप y की वैल्यू k बोलोगे और x और z निकालोगे तो फिर कुछ और दिखेगा। या जरूरी नहीं कि आपने फर्स्ट 2 इक्वेशन थी, z को ही k दिया है, मैंने फर्स्ट 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया। अगर z को k लेकर मैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो जरूरी नहीं ऐसी वैल्यू दिखेगी, कुछ और दिखेंगे। तो चूंकि सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी है तो लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, जिसमें आंसर मैच करने की कोई गारंटी नहीं है कि जो आपके बुक में आंसर होगा वही आपका आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसे आप कैसे चेक करोगे कि जो आपने निकाला है वो सही है या गलत है?
तो चेक करने का सिंपल तरीका है कि जो आपने एक्स वाई जेड निकाला है एक ही टर्म में ही रख के देख लो, तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब ये जो एक्स वाई जेड के टर्म में आपने निकाला है वो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए अगर ये सही है तो। या के की वैल्यू डाल के देख लो, के को 0 रख दो तो x हो गया 0, y हो गया -2, z हो गया 0, रख के देख लो कि तीनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। समझ में आई बात? क्वेश्चन लिखिएगा। कंसीडर द सिस्टम ये सिस्टम लिखिए 3 -2 1 5 -8 9 2 1 8 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू B3 -1। अब लिखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B for which the system has नंबर 1 में लिखो, हैज के बाद नंबर 1 अ यूनिक सॉल्यूशन, नंबर 2 infinitely many solutions, नंबर 3 नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। एक्चुअली ये 3 वेरिएबल में सिस्टम है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे 3 इक्वेशन मिल जाएगा, मिलेगा ही मिलेगा। फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 3x - 2y + z = b। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको 5x - 8y + 9z = 3। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा आपको 2x + y + az = -1। एक्चुअली ये 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशंस गिवन है जैसे लिख रहे थे। तो ये वाला मैट्रिक्स हमने बना के दे दिया है। ये वाला आपका मैट्रिक्स A हो गया, ये मैट्रिक्स x हो गया और ये B हो गया। तो ये बनाया है ax = b। तो अगर इस सिस्टम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है तो A एंड B की वैल्यू क्या होगी? अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं फिर A और B क्या होगा, और अगर नो सॉल्यूशन है तो A एंड B क्या होगा? करिएगा।
विभाग कर लो, हो गया, कर लीजिए। कर क्यों नहीं रहे हो फिर? नहीं सर, लंबा नहीं होगा। अब 3 क्वेश्चन है तो थोड़ा तो लंबा होगा ही। करो, बैठे हुए हो, ऐसे थोड़ी हो जाएगा बैठे बैठे। इसका निकाल के दे, क्या कर रहा है, निकाल के दे, चलो देखते हैं इसे। तो एक्चुअली ये जो इक्वेशन है ये है ax इज इक्वल टू राइट साइड वाला मैट्रिक्स b है, फर्स्ट मैट्रिक्स है, और सेकंड मैट्रिक्स x। तो ऑब्वियसली सॉल्यूशंस के लिए सबसे पहले तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ a चेक करना है।
तो पहले हम चेक करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो 3/3 वाला मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट चेक कर रहे हैं। और मैंने इसको एक्सपेंड किया फर्स्ट वाले रो से, तो 3 के साथ आएगा, पहला रो देखो, तो 3 के साथ आएगा -8a -9, देन +2, 2 के साथ हो जाएगा 5a -18, एंड देन +1, 1 के साथ हो जाएगा 5 + 16 यानी 21, ये हो गया -24a, और एक आएगा 10a, तो -24 + 10 -14a। कॉन्स्टेंट्स देखें तो होगा -27 -36 + 21, मेरा सारे -42 बन रहा है, यही बन रहा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया -14a -42। ठीक है, पहले तो हम यूनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि -14a -42 दिस इज नॉट इक्वल टू 0 एंड हेंस a नॉट इक्वल टू -3, a -3 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। तो अगर हम दूसरे तरीके से कहेंगे तो a इज एनी नंबर एक्सेप्ट -3। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए b का कोई रोल नहीं है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन सिर्फ मैट्रिक्स a पे डिपेंड करेगा, तो इसलिए हम कहेंगे b कैन बी एनी नंबर, b चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो b एनी नंबर। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन a इज एनी नंबर एक्सेप्ट -3 एंड b इज एनी नंबर। बोलिए सही है। अब चलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के। For many solutions, in fact infinitely many solutions, सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाना चाहिए 0, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को 0 करेंगे तो -14a -42 0, तो ए की वैल्यू है -3। तो मेनी सॉल्यूशन के लिए ए की सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है और वो है -3। अब बी फाइंड करेंगे इसके लिए। तो अब जो हमारे पास मैट्रिक्स ए हो गया, जो 3/3 वाला मैट्रिक्स था ए, ये क्या था, इसका पहले रो में था इसका 3 - 2 1, सेकंड रो था इसका, क्या था सेकंड रो, 5 - 8 9, और थर्ड वाला रो है इसका 2 1a 2 1a, बट तो हमने निकाल दिया -3, तो एक की जगह पे -3 हो गया, तो ये हो गया 2 1 -3, क्योंकि ऑलरेडी ये तो आप निकाल चुके हैं इसके लिए। और अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट के लिए हर एक एलिमेंट को कोफैक्टर से रिप्लेस करोगे, तो 3 का कोफैक्टर है 24 - 9 यानी 15, ठीक बोल रहा हूं ना। -2 का कोफैक्टर है -15 -18 -33, बट लिखा जाएगा +33। 1 का कोफैक्टर है 5 + 16 21, चेक करते रहिएगा। देन 5 का कोफैक्टर ये है 6 - 1, ये होगा ना, 6 - 1 5 लिखेंगे -5। -8 का कोफैक्टर ये हो रहा है -9 -2 -11। 9 का कोफैक्टर 3 + 4 7। देन 2 का कोफैक्टर -18 + 8 -10। 1 का कोफैक्टर किसका बोल रहे हो, 9 का बोल रहे हो, 9 का कोफैक्टर, 9 का कोफैक्टर बन रहा है 3 + 4 7, लिखा जाएगा -7, बिल्कुल सही। देन 1 का कोफैक्टर ये है 27 - 5 22, लिखेंगे -22। एंड फाइनली -3 का कोफैक्टर है -24 + 10,
-14, चेक करो सही है, इसका ट्रांसपोज या एडजॉइंट ऑफ ए। और अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी। ट्रांसपोज ले लें तो 15, 33, 21, -5, -11, -7, -10, -22, -14, and this one is multiplied by b। b क्या फैक्टर में, b3 -1। मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये होगा -15 और +10 -5, देन 33b -11, देन 21b -7, यही आ रहा है, चेक कर लो, ये आ रहा है, तो बोल भी दो। और चूंकि आप करें कि इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है तो ये जीरो मैट्रिक्स बनना चाहिए। जीरो मैट्रिक्स का मतलब है कि इसके तीनों एलिमेंट जीरो हो जाने चाहिए, और ऑब्वियसली तीनों एलिमेंट जीरो होंगे अगर b क्या होगा, 1/3 होगा। अगर b को 1/3 लोगे तो तीनों ही जीरो हो जाएंगे। तो इसलिए इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए a की वैल्यू हो गई -3, b की वैल्यू हो गई 1/3। तो अगर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हैं तो a -3 है, b 1/3 है। बोलो ठीक है ये। और फाइनली अगर नो सॉल्यूशन है, यहां लिख देता हूं फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो ही होना चाहिए, यानी a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -3। बट ये जीरो नहीं होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। दैट मीन्स कि जो b की वैल्यू है ये 1/3 नहीं होनी चाहिए। b कैन बी एनी नंबर एक्सेप्ट 1/3। ठीक है, ये जो डीपीएस है वो कंप्लीट कर लोगे। उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है जो अभी नहीं करना है शायद, देखो तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 24 होगा शायद, देखो तो पेज पलटो तो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसमें लिखा हुआ है, 24 में क्या लिखा हुआ है, एक मिनट कहना जरा। नहीं 28 छोड़कर बाकी पूरे अटेम्प्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को छोड़कर सारे अटेम्प्ट कर लेना।